हेलो क्लास 11 चैंपियन, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 बाय अनअकैडमी के इस चैनल पर। और भाई पहली जो वीडियो आई थी जो नीट के लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस वीडियो पे भाई भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया है, तो इसीलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और अब जो है सेकंड जो हमने चैप्टर किया, देखो मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया लॉज ऑफ मोशन, बट बेसिकली सेकंड चैप्टर हमारा आता है आपका मोशन इन अ प्लेन। तो वो मोशन इन अ प्लेन मैं आपको करवाने वाला हूं, बट उसके लिए पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं मोशन प्लेन भी आपको करवाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको जंप करके थर्ड चैप्टर पे लेकर आ गया था, जो कि था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है जो कि नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देन उसके बाद आपको सबसे पहले तो लॉज ऑफ मोशन का वो पार्ट मिलेगा जो कि फ्रिक्शन वाला है, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देन उसके बाद हम जंप करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर, यानी पहले हम वेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे अपना मोशन इन अ प्लेन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर है, देयर आर टू इंक्लाइंड surface of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given block takes 2 times as much as to slide down on rough surface than on a smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is. क्या प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट सा सवाल है। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको बोला है कि हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन है, दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब हमसे एक चीज बोला गया है कि एक हमारा जो प्लेन है वो स्मूथ है, एक प्लेन स्मूथ है और दूसरा रफ है। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है वो है स्मूथ और ये वाला जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है वो है रफ। हमसे बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर स्लाइड डाउन करवा रहे हैं। दोनों का जो लेंथ है वो हमें सेम दिया है, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन का जो लेंथ है ये L है और सेम ये इंक्लाइंड प्लेन का जो लेंथ है ये भी सेम है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा स्लाइड डाउन कर रहा है फर्स्ट प्लेन पे भी और सेकंड पे भी। तो मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, लेट सपोज ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और वो स्लाइड डाउन करके यहां पर आ जाता है, वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता है और यहां आ जाता है। और सिमिलरली यहां पर एक ऑब्जेक्ट है मेरा जो कि स्लाइड डाउन करके नीचे की तरफ आ जा रहा है। दोनों के लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। अब हमसे बस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रफ सरफेस पर इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड डाउन करके आने में लेट सपोज अगर जो टाइम है वो लग रहा है t1 और यहां पर ऑब्जेक्ट को स्लाइड डाउन करके आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है t2, तो हमें एक कंडीशन दिया है कि रफ सरफेस पर जो टाइम लग रहा है यानी जो t1 है वो है 2t2 के बराबर, यानी स्मूथ सरफेस पर जो टाइम लग रहा है जस्ट उसका डबल लग रहा है जब वो रफ सरफेस पर स्लाइड डाउन करके आ रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि भाई इन दोनों ही सरफेसेस पर ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ही ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसमें कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। फर्स्ट केस में अगर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो हमें पता है कि इसका जो mg है वो कहां लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो mg है वो लगेगा नीचे की तरफ और फिर हम उसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। उसके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट हमको मिल जाएगा इधर इस प्लेन के पैरेलल, हमें मिल जाएगा एक इस प्लेन के पैरेलल जो कि ये ऑलरेडी हमने बना दिया है, और एक होगा ऐसे, एक होगा प्लेन के पैरेलल और एक होगा इधर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा आपका mg sin 45, mg sin 45। इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से स्लाइड डाउन करेगा दैट इज mg sin 45, यही होगा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट होगा हमारा mg cos 45, और ये जो कंपोनेंट है इस पर ऊपर की तरफ लगने वाले नॉर्मल को ये बैलेंस आउट कर देगा, दैट्स इट। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में भी देखो क्या होगा, इस पे mg जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। हम जब इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg cos 45 और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा हमारा mg sin 45। अब देखो यहां पर आपको फ्रिक्शन भी दिया है,
फ्रिक्शन भी दिया है जो कि लेट सपोज कितना है, हमको दिया हुआ है म्यू के, यानी इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू के, यानी ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू इंटू एन। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर नॉर्मल भी तो लग रहा होगा ना, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा mg cos 45, और यहां से अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से सेकंड केस में हम नॉर्मल की बात करें तो वो हो जाएगा mg cos 45, और जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो हो जाएगा म्यू के इंटू mg cos 45। बट स्टिल जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां स्लाइड डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है, इस पर जो एफ नेट लग रहा होगा सेकंड कंडीशन में, वो एफ नेट कितना है, वो एफ नेट हो जाएगा नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, दैट इज mg sin 45 माइनस एफ आर फ्रिक्शन, यानी म्यू के इंटू mg cos 45। अब ये एफ नेट की वजह से इस m मास में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो मैं इस सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लेता हूं कि ये जो मेरा सेकंड ब्लॉक है नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a2, और जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a1। तो इसका मैं जब एफ नेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा m इंटू a2। तो देखो यहां से m कॉमन हो गया, ये हो जाएगा g sin 45 माइनस g sin 45 माइनस म्यू के इंटू जी कॉस 45, एम से एम कैंसिल, और यहां पर जो मेरा सेकंड ब्लॉक है, यानी सेकंड जब रफ सरफेस पर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, वो मुझे मिल गया, वो मिल गया a2, जो कि हो जाएगा g साइन थीटा, अभी मैं थीटा लिख लेता हूं, माइनस म्यू के g कॉस थीटा। ये सेकंड ब्लॉक का आ गया। फर्स्ट ब्लॉक में नीचे कितना फोर्स लग रहा है, सिंपल एक ही फोर्स लग रहा है mg sin 45, और उसकी वजह से मैं इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो निकाल लेता हूं, तो नीचे की तरफ f नेट उस पे लग रहा है mg sin थीटा, जिसकी वजह से ये m a1, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैंने a1 लिख दिया, तो हो जाएगा mg sin थीटा, यहां से m कैंसिल, a1 हो जाएगा मेरा g sin थीटा, यानी फर्स्ट केस में जो ब्लॉक पर एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज g sin थीटा। ओके, दोनों ही ब्लॉक का मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि कौन किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये आ रहा है नीचे g sin थीटा से, और ये वाला रफ सरफेस पर आ रहा है g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करने वाला है। अब देखो आपसे पूछा है कि टाइम जो है, टाइम के रिलेशन दिया है, टाइम दिया है कि सेकंड सरफेस पे जो टाइम लग रहा है वो फर्स्ट का जस्ट डबल है। अब अगर इस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में उसको एल लेंथ कवर करनी है, तो जो टाइम लगेगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको डिस्टेंस दिया है जो कवर करना है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड डाउन करवा रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। तो हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी 0, हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी 0, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो l, और हमारे पास दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन है, तो क्या हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से देखो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है l, ये हो जाएगा 0, 1/2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर, यहां से जो टी स्क्वायर है वो हो जाएगा 2l/a, 2l/a, या फिर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √2l/√a। अब देखो जो आपका गिवन क्वेश्चन है, उन दोनों ही क्वेश्चन में जो आपका लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन का वो l दिया है, यानी दैट इज कांस्टेंट, दोनों ही केसेस में सेम है, और आपका जो 2 है वो भी सेम है, मतलब मैं कह सकता हूं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जो टाइम है उस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आने में वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पर t1/t2 अगर फाइंड आउट करूं, t1/t2, एक चीज मैं थोड़ा सा बस सही करना चाहूंगा, वो ये करना चाहूंगा कि अगर मैंने इसको फर्स्ट लिया है, a1 लिया है, तो यहां पर मैं t1 ले लेता हूं, है ना, ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं t1 और इसको मैं t2 मान लेता हूं, ठीक है, और ये मानेंगे तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन हमारा जो दिया है वो ये है कि जो t2 है वो 2t1 के बराबर है, दैट्स इट, बस कुछ भी नहीं किया मैंने। अब यहां पर वापस हम जब जाते हैं तो t1/t2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखो इनवर्सली रिलेशन है तो वो हो जाएगा
अंडर रूट A2 अपॉन अंडर रूट A1, यही होगा T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट A2 अपॉन A1, T1 बराबर T2 अपॉन अंडर रूट A2 अपॉन A1। अब देखो हमारे पास A2 कितना है, A2 हमारे पास है G साइन थीटा माइनस म्यू के G कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा A2 बराबर हमारा अंडर रूट G साइन थीटा माइनस म्यू के G कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1, ये कितना है, तो A1 है आपका G साइन थीटा, A1 है G साइन थीटा। अब आपको दिया है T2 बराबर 2T1, T2 बराबर 2T1 दिया है, T2 बराबर 2T1, तो मैं यहां पर वैल्यूज रख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा T1 और ये हो जाएगा 2T1 बराबर, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका एज इट इज आ जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ T1 से T1 कैंसिल, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा G साइन थीटा माइनस म्यू के G कॉस थीटा अपॉन G साइन थीटा। अगर मैं देखूं तो G कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, ऊपर से G कैंसिल हो गया, नीचे G कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर बचा सिर्फ साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर थीटा दिया आपको 45 डिग्री और आपको एक चीज पता है, वो ये है कि जो साइन 45 है वो कॉस 45 के बराबर होता है, जो कि होता है 1/√2। यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो 1/4 बराबर साइन 45 1/√2 माइनस म्यू के कॉस 45 1/√2, ये हो गया साइन 45 1/√2। देखो ऊपर से √2 कॉमन आ गया, नीचे से √2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया ऊपर से 1/√2 कॉमन आ गया, इधर बचा 1 माइनस म्यू के, नीचे आपका 1/√2 है, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या बचा, तो इधर हमारा बचा 1/4 और उधर बचा 1 माइनस म्यू के। ये म्यू के को इक्वल टू के यहां लाता हूं, 1/4 को इक्वल टू के यहां लेके आता हूं, तो ये देखो म्यू के जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा म्यू के, ये हो जाएगा 1/4 यहां गया है तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू के, ये 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 0.75। यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है फॉर द रफ सरफेस, जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है फॉर द रफ सरफेस वो कितना आ रहा है, 0.75। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो अगर हम देखें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने समय लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली हमको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चूंकि मुझे आपको समझाना था दैट्स व्हाई इसमें समय लगा। अब एक बार फिर से वापस से समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों ही कंडीशन में ये फर्स्ट वाला सरफेस है जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, सेकंड वाला सरफेस है जहां पर आपने फ्रिक्शन कंसीडर किया है, आप एफबीडी बना के इस पर नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, जो कि होगा mg sin थीटा। अब अगर फोर्स mg sin थीटा है मतलब नीचे की तरफ इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज g sin थीटा। और सेकंड केस में जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है उसमें दो फोर्सेस लगेंगे इन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, नीचे mg sin थीटा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। तो यहां से जब आप नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब दोनों एक्सेलरेशन आ चुका है, दोनों ही सरफेसेस पर जो आपका ऑब्जेक्ट है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो आपका टाइम है वो एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 हो जाएगा। आपने A1 A2 फाइंड आउट कर लिया है, T1 T2 में आपको रिलेशन दिया है, वो रिलेशन पुट किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये आ गया फाइनल। अब आपको देखो थीटा दिया है 45, वैल्यूज पुट किया, आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया म्यू की आपका 0.75। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे नीट 2025 में। क्या प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल, 2 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। A box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane at incline 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the block is. देखो इस क्वेश्चन को फटाक से कैसे सॉल्व करेंगे। यही दिया है आपको यहां पर जो इंक्लाइनेशन दिया है, इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री, इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री और एक ब्लॉक दिया हुआ है, तो यहां पर मैं एक ब्लॉक बना लेता हूं।
ये रहा मेरा ब्लॉक, और बॉक्स का मास मुझे दे रखा है, बॉक्स का मास मुझे दिया है 5 kg, बॉक्स का मुझे मास दिया है 5 kg। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका अगर एफबीडी बना के और इस पे लगने वाले फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर लूं, तो एक फोर्स लगेगा इस पे mg, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द प्लेन इधर की तरफ, और इसका एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये हो जाएगा mg, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका mg cos 30, और इधर पैरेलल टू द प्लेन जो फोर्स लगेगा जो कि हो जाएगा mg sin 30, mg sin 30। बस यही फोर्स लग रहा है, आपका फ्रिक्शनलेस प्लेन है और कुछ भी नहीं बोला है। आपको बोला है कि इस ब्लॉक को एक रस्सी से हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, यानी इसमें हमने एक रस्सी बांध रखी है जो कि ऊपर की तरफ इस बॉक्स को पुल कर रही है, ऊपर की तरफ बॉक्स को पुल कर रही है। उस रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन है टी, उस रस्सी में जो टेंशन है वो है टी, द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन। तो आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बस यही आपका क्वेश्चन जो है ये रहा कि इस पे आपने सारे नेट फोर्स निकाल लिए। नाउ अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टी, टेंशन। उस फोर्स का अपोज नीचे की तरफ जो फोर्स कर रहा है दैट इज mg sin 30, यानी इस बॉक्स पर ये लग रहा है नेट फोर्स, जिसकी वजह से इस m मास के ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि है a। बस ये क्वेश्चन आ गया, सारी वैल्यूज पुट कर दो। आपको टेंशन इस क्वेश्चन में दे रखा है 30 न्यूटन है, माइनस m कितना हो गया, m हो गया 5, g का वैल्यू हमने ले लिया 10, sin 30 होता है 1/2 बराबर यहां पर है m5 इंटू a, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 5a, ये हो जाएगा 25, 30 माइनस 25 दैट इज 5 इक्वल्स टू 5a, और ये कैंसिल हो गया। तो जो मेरा एक्सेलरेशन आया वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइंड पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 0.1 है, ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैच हो रहा है, करेक्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत और भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in the figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg. ये लिखा हुआ है, ये रहा 2 kg का ब्लॉक और ये रहा 3 kg का ब्लॉक, और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन। ये रहा A और ये रहा B। The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on the block B. block A जो है block B पर कितना फोर्स लगाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली आपसे जो है वो पूछा है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना है। ओके, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं इस पे बात करूं फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी दोनों जो ब्लॉक है वो एक साथ मूव करेंगे। जो टोटल मास हो जाएगा पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है कैपिटल M, वो हो जाएगा हमारा MA प्लस MB। तो मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 kg, और ये 5 kg के ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो यूजिंग फॉर्मूला F बराबर MA, यहां से मैं अगर A निकालूंगा तो हो जाएगा F अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पूरा जो हमारा ये जो ब्लॉक्स हैं दोनों ही ब्लॉक हमारा किस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे, राइट। बात करूं अगर मैं फोर्स की तो 2 kg वाले पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन 3 kg वाले पर जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो डायरेक्टली नहीं लग रहा है। 3 kg वाले ब्लॉक पर जो फोर्स 10 न्यूटन का है वो डायरेक्टली नहीं लग रहा है ना। तो 3 kg वाला ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, तो देखो जब इस 2 kg वाले ब्लॉक पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जो हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है वो 3 kg वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा, एक्शन लेट सपोज मैं मान लेता हूं F1। उसके बदले में इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि 3 kg वाला ब्लॉक लगाएगा, एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ से। यानी 3 kg वाले ब्लॉक पे 2 kg वाला ब्लॉक एक फोर्स लगा रहा है दैट इज F1। तो हमने मान लिया वो फोर्स है F1, जिसकी वजह से ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। भाई क्योंकि दोनों जो है एक्सेलरेशन तो सेम है ना, फोर्स तो F1 लग रहा है और 3 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब जो F1 है वो है 6 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लगा 2 kg वाले ब्लॉक पे, 2 kg वाले ब्लॉक ने 10 में से 6 न्यूटन का फोर्स 3 kg वाले ब्लॉक को दे दिया, और
3 kg वाला ब्लॉक अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा, तो 3 kg वाले ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स है वो है 6 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नीट 2024 का है। अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on an inclined rough surface AC as shown in the figure. The coefficient of friction is mu. If g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then the net force on the block will be. नेट फोर्स कितना होगा? यहां पर देखो दिया क्या है, जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आपको दिया है 1/√3 और यहां पर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है वो दिया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री दिया है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो देखो मैं सीधे फोर्सेस रिप्रेजेंट करता हूं, कितने क्या फोर्स लगेंगे, तो नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा ब्लॉक के मास की वजह से वो होगा mg sin 30, और ऊपर की तरफ इस पे जो फोर्स होगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा, ऊपर की तरफ इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है Fr वो होगा म्यू इंटू mg cos 30, म्यू इंटू mg cos 30। अब क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं? एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए मैं क्या करता हूं यहां पर Fr देखो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू कितनी दी है? म्यू की वैल्यू दी है हमको 1/√3 इंटू mg cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, √3 से √3 कैंसिल, तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आ गया वो हो जाएगा mg/2, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है mg/2, नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है मेरा वो है mg sin 30। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, mg sin 30, तो ये देखो mg हो जाएगा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा mg sin 30 वो कितना है? वो भी mg/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है mg/2, नीचे लग रहा है फोर्स mg/2, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि नेट फोर्स कितना हुआ? भाई जितना ऊपर उतना नीचे, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा सीधे सीधे 0, यानी जो ब्लॉक है वो आपका मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर रहेगा। एफ नेट हो जाएगा 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ वॉल विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड at an angle of 60 degree with the wall and reflect in the same angle. If it remain in the contact with the wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is नीट 2023 का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो हमने अभी तक कुल मिला के 22 मिनट हुए हैं, 1 मिनट हमने बातचीत की, 22 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन हमने 22 मिनट में सॉल्व किए हैं, और जिसमें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग हमको 15 मिनट के आसपास लगा, यानी बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हमने 5 मिनट में सॉल्व करके अपना जो टाइम है ओवरऑल बैलेंस कर लिया। तो क्या होता है, और वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में समय क्यों लगा? क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया गया। तो समझ रहे हो आप, एग्जाम हॉल में जब आप जाकर बैठते हो तो वहां पर आप टाइम मैनेज करते हो। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को ज्यादा समय दे दिया तो बाकी सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके जो समय है वो आप बैलेंस आउट कर लेते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे आपसे क्या कह रहा है कि एक वॉल है, एक दीवार है, ये रही वो दीवार, उस पर एक वॉल, उस दीवार पर एक बॉल आती है ना, उस दीवार पर एक बॉल आती है और आकर टकराती है। 1 kg बॉल स्ट्राइक अ वॉल विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर एट वन एंगल विथ द वॉल, यानी 60 डिग्री पे, वॉल के साथ 60 डिग्री पर आके ये एक 1 kg की बॉल टकराती है विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द बॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, और सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी 60 डिग्री पर ही वो चली जाती है एट द सेम एंगल, एंड 1 kg वॉल at an angle with the wall and reflect in the same angle if it remain in the contact with the wall for 0.6 second। ठीक है, अगर ये आपका इस कांटेक्ट पर रहती है वॉल पर फॉर ए टाइम ऑफ 0.1 सेकेंड, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 0.1 सेकेंड, तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं यहां पर ये चीज देखूं कि कितनी वेलोसिटी से जाके टकरा रही है और कितनी वेलोसिटी से आ रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, एंड यू नो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
तो इस बॉल के मोमेंटम में चेंज हुआ। वो मोमेंटम अगर मैं फाइंड आउट कर लूं और टाइम मुझे दिया है तो फोर्स पता चल जाएगा। तो देखिए इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट में अगर मैं निकालूं तो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आएगा एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा कितना, m इंटू वी साइन 60। m इंटू वी साइन 60 हो जाएगा, ये आ रहा है ना। तो इसका एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये टकरा के वापस जा रहा है, जब ये टकरा के वापस जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर की तरफ आएगा और वो हो जाएगा हमारा एम बी साइन 60, वो भी सेम होगा एम बी साइन 60। अब देखो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं कैसे, हम निकाल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, ये रहा फाइनल मोमेंटम। वेट जो फाइनल मोमेंटम है वो माइनस होगा, माइनस एम वी साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था रिटर्न हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट, तो ये वाला मोमेंटम आपका नेगेटिव होगा। तो हो जाएगा आपका माइनस एम वी साइन 60 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है एम वी साइन 60 और ये हो जाएगा टाइम आपका। तो यहां से ये हो जाएगा 2 एम वी साइन 60 अपॉन टी, 2 एम वी साइन 60, वैल्यूज पुट कर दो। 2 मास कितना है 1 kg है, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और टाइम है हमारा 0.1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन 0.1 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10√3 न्यूटन। 10√3 न्यूटन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है 10√3 न्यूटन, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 10√3 न्यूटन का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक। एक और क्वेश्चन, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विथ द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग। इस जो प्लेयर है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन दिखाई जाए कि डायरेक्शन कैसी होती है। ये देखो, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये इसको हम लिखेंगे वेस्ट, इसको लिखेंगे हम नॉर्थ, इसको लिखेंगे हम साउथ। अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, यही होता है। अब आपसे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है पहले आपका कहां मूव कर रहा था, साउथवर्ड मूव कर रहा था। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है और वो ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा है साउथवर्ड, है ना। उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है कि विद सेम स्पीड वो टर्न हो जाता है ईस्टवर्ड, ऐसे मूव करते हैं अब सीधे वो ईस्टवर्ड टर्न हो जाता है विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड। तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में। तो हम यहां से अगर मोमेंटम निकालें तो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और फाइनली ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, यानी आई कैप, एम वी आई कैप। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियली वो कहां मूव कर रहा था, माइनस जे कैप, यानी साउथवर्ड मूव कर रहा था। तो m इंटू वी माइनस जे कैप और ये हो जाएगा m इंटू वी आई कैप। बस अब आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आप फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। यहां पे फाइनल मोमेंटम मेरा कितना है, वो है एम वी आई कैप माइनस, ये कितना क्या हो जाएगा, माइनस एम वी जे कैप। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप अपॉन टी। तो यहां से जो मेरा फोर्स आया वो एम वी कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा मेरा फोर्स। यानी जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, आई कैप प्लस जे कैप। आई मतलब हो गया ईस्ट और जे मतलब हो गया नॉर्थ, यानी जो मेरा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कहीं इस डायरेक्शन में। जो मेरा फोर्स लग रहा है वो कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रहा होगा। अगर ऑप्शन देखें तो अलोंग नॉर्थवर्ड, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट जो मेरा फोर्स लग रहा है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आई जे आ रहा है, आई मतलब नॉर्थ, सॉरी आई मतलब ईस्ट और जे मतलब नॉर्थ, यहां कहीं पर फोर्स लग रहा होगा।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वापस से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर या फिर 2x स्पीड पर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत मजा आया। अब इसके बाद जो अगली वीडियो मिलेगी आपको, वो मिलेगी जहां पर हम जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है वो डिस्कस कर रहे होंगे फ्रिक्शन के साथ। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।